हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से जा रही होंगी और हेल्थ और वेल्थ सभी सब कुछ अच्छे से होगा। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन योर फोन स्क्रीन दैट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज हम बात करेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, और पर्टिकुलरली मैं 2023 के कुछ आंकड़े भी बताऊंगा कि इंडिया का क्या स्कोर रहा है और इंडिया किस पोजीशन पे रहा है, किस रैंक पे रहा है वर्ल्ड वाइड आउट ऑफ 180 कंट्रीज, राइट। तो वो सब चीज़ें भी हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी वीडियोस का नेचर जो रहता है वो किस तरीके से रहता है। एक हम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से भी मैं बात करता हूँ और साथ में एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको नोट्स जो है वो बीच में प्रोवाइड करता हूँ। तो वही इस वीडियो में भी देखने को आपको मिलेगा। सो इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। चलो, जैसे कि आप थंबनेल टाइटल पे देख सकते हो यहाँ पे कि आप एक तरफ अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहे होंगे कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे हैं आपके अभी फ़ोन स्क्रीन पे। तो एक तरफ तुम देख सकते हो हमारा एक बहुत ही फेमस कपल सचिन सीमा, ठीक है। और एक तरफ हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेटेड पर्सनैलिटी इन इंडियन मीडिया, श्री रवीश कुमार जी। थोड़ा सा आइडिया आई होप आपको यहाँ से क्लियर होगा क्यों मैंने इनका यहाँ पे पिक्चर रखा है। क्योंकि मेरे को ये आइडिया इस वीडियो बनाने का तब आया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, जब मैंने ये देखा आज से 3-4 दिन पहले, जब करवा चौथ के ओकेजन पे मैंने देखा कि हमारा जो इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या दिखा रहा है कि सचिन और सीमा का जो करवा चौथ का जो जो व्रत है वो किस तरीके से चल रहा है। मैक्सिमम जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया थे वो इसी चीज़ को कवर करे जा रहे थे। मैं विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, आगे आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था रेदर दैन कि मणिपुर में अभी सिचुएशन कैसी है, हमारे इंडिया में किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, या करप्शन का क्या इंडिया में सीन चल रहा है, वीमेन की सेफ्टी को लेके क्या बातचीत है। वो सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी, और इम्पॉर्टेंट क्या था कि सचिन सीमा का करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से गया। दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक हुई कि क्यों ना इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाया जाए और थोड़ा सा आपसे कुछ बातें जो है वो साझा करी जाए। और आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपका क्या विचार है इस बारे में। और इंडिया का जो रैंक मैं आपको बता दूं, वो इस बार हमारा जो रैंक आया है वो कितना आया है, वो आया है 161, राइट। 161 रैंक आया है, 161। अब ये 161 रैंक आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हो अपनी फोन स्क्रीन पे। ये दिखाना कुछ और चाहिए और दिखा ये रहे हैं करवा चौथ, और स्पेशली इन दो बंदों मतलब इस कपल का। देखो, देर कोई हेट की सेंस नहीं है यहाँ पे, बट एक समझने की बात ये है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये मीडिया का काम क्या है, प्रेस का काम होता क्या है, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं बात करूंगा फ्रीडम के बारे में कि हाँ, इंडिया में सिचुएशन क्या है प्रेस की, कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से प्रेस जो है या मीडिया जो है प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो 2016 के बाद एक बहुत बड़ा शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिला है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का। 2016 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 133 रैंक था हमारा, वहां से स्लिप होता होता अभी 2023 की बात करूं तो 161 रैंक है हमारा। तो क्या कारण रहा 2016 के बाद? तो उन्हीं कारणों पे आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखना, आपको समझ आएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ, इंग्लिश जागरण है, ये न्यूज़ 18 है, यहाँ पे एबीपी न्यूज़ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, एबीपी न्यूज़ अगेन, डेक्कन हेराल्ड है, फिल्म बीट है, एबीपी न्यूज़, अमर उजाला, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 24, न्यूज़ 18 हिंदी, और भी बहुत सारे, मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता इतने सारे, ठीक है। तो बस यही बात चल रही थी उस दिन कि यह क्या चीज़ है कि करवा चौथ सचिन सीमा का, उसके बारे में। तो तुम देख सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का और किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं आगे। तो इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। चलिए, अब थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए। तो बात करी जाए अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, और पर्टिकुलरली 2023 की, तो हम उन्हीं आंकड़ों की बात करेंगे, क्योंकि अभी जो एग्जाम कोई भी आएगा तो उसमें यहीं से चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसको बनाता कौन है, लॉन्च कौन करता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, यहाँ से आपको आ सकता है। या दूसरा जो होता है, दो सेम बात है दोनों को, या आरएसएफ भी इसको कहते हैं। आरएसएफ का मतलब क्या है कि रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स।
बेसिकली ये जो एक एनजीओ है, ये एक एनजीओ है, और एनजीओ जो है वो पेरिस बेस्ड एनजीओ है। ये ध्यान से सुनना इस बात को, पेरिस बेस्ड एक एनजीओ है, आरएसएफ या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट। ये इसको क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो इंडिया का जो रैंक आया है इस बार 2023 में वो 161 आया है। और कितनी कंट्रीज में से अगर कंपैरिजन की बात करूं तो 180 कंट्रीज में से 161 इंडिया का रैंक आया है। 2022 की बात करूं अगर मैं, तो 2022 में इंडिया का रैंक था 150। तो एक साल में तुम देख सकते हो कि कितना रैंक हमने स्लिप करा है, 11 पोजीशन जो है वो हमने ड्रॉप लिया है इस बार, ठीक है। और 2016 से कंपैरिजन की बात करूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो 2016 में 133 रैंक था हमारा, और उसके बाद अब 2023 में 161 है, राइट। तो अगर इस बार के जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था उसमें एक चीज़ देखने को मिली कि जो साउथ एशिया एशियन रीजन है ना, वो सबसे ज़्यादा वहाँ की प्रेस जो वो थ्रेटेंड है, सबसे ज़्यादा वहाँ का मीडिया या प्रेस जो वो थ्रेटेंड है साउथ एशियन रीजन की, राइट। तो क्यों है, क्या है, वो आपको एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते, तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना बड़ा ज़रूरी है। और हाँ, इंडिया का जो स्कोर रहा है इस बार का वो कितना रहा है, 36.62, कितना, 36.62 स्कोर रहा है। अब ये स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में मैं बताता हूँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे बताता हूँ। देखो, इसको डिवाइड करा जाता है 0 to 100 के बेसिस पे, ध्यान से सुनना इस बात को, क्या 0 to 100 के बेसिस पे जो है वो इसको डिवाइड करा जाता है। 85 टू, अगर मैं 100 की बात करूं, राइट, फिर 70 to 85 आता है, फिर 55 to 75 आता है, राइट, एंड आई थिंक फिर 40 से 55 आता है, एंड फिर बिलो 40 आपके, कितना, बिलो 40। अब क्या सिचुएशन है इनकी, जो 85 to 100 होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, गुड की कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे जो मीडिया का जो स्टेटस है, प्रेस का स्टेटस, वो गुड कंडीशन में है। 70 to 85 में जो आता है उसको हम कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, राइट। 55 to 75 में जो आता है दैट इज प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक, यानी कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टार्ट होना हो गई हैं। 40 से 55 में जो आता है वहाँ पे डिफ़िकल्ट, उसको कहते हैं डिफ़िकल्ट। देखो, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो हमें पता होने चाहिए, उसको डिफ़िकल्ट कहते हैं। एंड बिलो 40 जो आता है वहाँ पे क्या आता है आपका, वेरी सीरियस सिचुएशन, वेरी सीरियस। तो इंडिया इस कैटेगरी में जो है वो लाइक कर रहा है वेरी सीरियस सिचुएशन में, क्योंकि इंडिया का स्कोर मैंने आपको बताया कि 36.62 है। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में क्या क्वेश्चन आया था इससे रिगार्डिंग, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये तो मैं आपको बता चुका कि मेन स्ट्रीम मीडिया किस प्रकार का काम कर रहा है, ये भी कारण है हमारे कि इसलिए आई थिंक हमारे रैंक इस तरीके से आते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड कॉमन थ्रेड क्या है हमारे प्रेस को। इंडिया की नहीं बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड भी एक सिनेरियो को जो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो वायलेंस अगेंस्ट एक सेकेंड, सॉरी, वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो हिंसात्मक जो कुछ मुद्दे हैं, कुछ कारण हैं, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रीज़न है, यहाँ पे रीज़न है, ठीक है। जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो है वो वायलेंस, हिंसा जो है वो छेड़ी जा रही है, कई बार उनको मार भी दिया जाता है, और इंडिया में भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं। देखो, कोई ऐसा नहीं है कि मैं डिफेम कर रहा हूँ इंडियन मीडिया को, बट द थिंग इज़ कि ये आंकड़े कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा पर्सनल तौर पे, तो मैं इसलिए वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाती है वीडियो में, राइट। तो कुछ आंकड़े इस तरीके से भी आए हैं कि इतने लोग जो हैं वो, इतने पत्रकार जो हैं वो मारे गए हैं, राइट। दूसरा आता है सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि एक मीडिया हाउस जो होता है उसके ऊपर इतना एक्सट्रीम प्रेशर होता है कि कुछ चीज़ें वो जानबूझ के वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, या उसको वो नहीं दिखाते हैं, हालांकि दिखाना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो वही मैंने नेक्स्ट लिखा, गवर्नमेंट प्रेशर। सरकार का कई बार ज़रूरत से ज़्यादा जब इंटरफेरेंस इसमें आती है तो तब भी प्रॉपर तरीके से चीज़ें काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर सरकार का जो है वो प्रेशर होता है। और अगर आपको किसी देश में काम करना है तो वहाँ की सरकार के खिलाफ आप नहीं जा सकते, एक बेसिक रूल है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर एंटी स्टेट चार्जेस। एंटी स्टेट चार्जेस का वही सब पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। क्यों है?
गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे तो कहीं थोड़ा सा भी वीक पॉइंट आपको मिलेगा तो आपके खिलाफ जो है वो चार्जेस फ्रेम कर दिए जाते हैं, राइट। और कई बार अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल कर दी जाती है पत्रकारों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये सब कुछ ऐसे कारण होते हैं कि मीडिया जो है या प्रेस जो है वो खुल के काम नहीं कर पाता, राइट। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हमारा कंपैरिजन करते हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, कि वो कैसा इस पे परफॉर्म कर पाए हैं। सबसे ऊपर जो रहा है वो रहा है भूटान विद 90th रैंक, राइट। 90 रैंक पे है भूटान, मतलब, और भूटान तो आपको पता बहुत पीसफुल एक हैप्पी कंट्री है भूटान, राइट। वैसे गरीब है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रेस के लिए फ्रीडम के मामले में बहुत आगे है। उसके बाद श्रीलंका आता है 135 पे, उसके बाद पाकिस्तान 150 पे, अफगानिस्तान 152 पे, बांग्लादेश हमसे नीचे है, राइट। देखो यहां से कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और अभी भी आगे आएंगे, तो इन स्लाइड्स को इंपॉर्टेंट तरीके से आप देखना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन करके। अगर मैं बात करूं अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो देखो इसकी शुरुआत होती है 1990 बेसिकली 3 से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो क्या करती है, वो इस डे को इनिशिएट करती है। इनिशिएट करने का कारण क्या थे, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन जो आई थी ना, जो रिकमेंडेशन आपके लिए आई थी इस काम के लिए, तो वो किसके थ्रू आई थी रिकमेंडेशन आपकी, ये 1991 में जो यूनेस्को की एक आपकी जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1991 में, उन्होंने ये चीज़ रेकमेंड करी थी। तो इसलिए 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कहा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होना चाहिए। तो आई थिंक ये 3 मई को होता है, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, मेरे दिमाग में यही आ रहा है 3 मई को होता है ये 2000। इसमें देखो क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एक पूछा जा सकता है कब होता है, दूसरा थीम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थीम में थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। थीम का मतलब है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, राइट, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये इस बार की जो थीम है 2023 की, वो इसी बात पे है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि व्यक्त, अब आपने आपको जो व्यक्त करना किसी बात को, उसकी आज़ादी, ठीक है। तो ये थीम है इस बार की। आई होप समझ आया होगा इतना आपको। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या इंडिकेटर्स रहते हैं जिनके आधार पर हम ये इन चीज़ों का आंकलन करते हैं कि किसी देश में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कि किसी भी देश में ये चीज़ें अगर हैं प्रॉपर तरीके से, और इन चीज़ों के अकॉर्डिंग वहाँ के प्रेस का जो है वो क्या हालात हैं, ठीक है। पहला इसमें आता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मैंने जब आपको कहा था कि सिविल सर्विसेज में एग्जाम आया था, तो वो यहाँ से आया था क्वेश्चन, इंडिकेटर्स से रिगार्डिंग, कि कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब आता है कि किसी देश में मीडिया में जो सरकार है वहाँ की, उसका कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस है, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो ढलती जाती हैं मीडिया की। लेट्स सपोज अगर कोई मीडिया में ये पूछने लग पड़े किसी देश के पीएम से कि आप आम खाना पसंद करते हो, आप सोते कब हो, आप जागते कब हो, कितना घंटा काम करते हो, ये सब चीज़ें, देखो किसी सेंस पे चीज़ें सही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सवाल अलग होने चाहिए। सवाल होने चाहिए कि देश कहाँ पे है अभी, देश में करप्शन कहाँ पे है, देश में एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे है, देश में वुमेन की सेफ्टी कहाँ पे है, देश में एजुकेशन सिस्टम कहाँ चल रहा है, देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वायलेंस चल रही, क्यों चल रही है, क्या कारण है, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, राइट। फिर लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ कि किसी देश का जो लीगल सिस्टम है वो कितना सपोर्टिव है वहाँ की प्रेस को लेके, क्या उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कितने रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ की प्रेस और मीडिया के हित में हैं और कितने उनके खिलाफ हैं या अगेंस्ट हैं, ये कितना स्ट्रिक्टनेस है उनमें, वो लीगल फ्रेमवर्क होता है, उसके ऊपर जज किया जाता है। फिर इकोनॉमिक का मतलब होता है, देखो किसी भी मीडिया हाउस को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं क्या कि इस देश के जो गिने चुने नामी कितामी जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनको कि ओलिगार्क्स कहा जाता है बेसिकली, ठीक है, ओलिगार्क्स बोला जाता है जिनको, सो क्या ऐसा तो नहीं कि वो सब उनको जो है वो हैंडल कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं पैसा लगा के, क्योंकि उनके सरकार से क्या होते हैं, क्लोज कनेक्शंस होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर होता है। फिर सोशियो और कल्चर, यानी कि मीडिया जो दिखा रहा है उसका सोशल और कल्चरल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसकी वजह से डिफरेंट कल्चर्स में
एक हिंसात्मक भाव पैदा हो, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर फाइनली आता है सेफ्टी। सेफ्टी किसकी? जो आपके पत्रकार है, जर्नलिस्ट जो है, उनकी सेफ्टी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे भारतीय पत्रकार एक बहुत ही फेमस, आप सभी जानते होंगे, श्री रवीश कुमार जी का। एनडीटीवी से थे वो पहले, अभी वो इंडिपेंडेंट अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिसमें पत्रकारिता करते हैं, बहुत उम्दा दर्जे की करते हैं। उनको देखो, आपको पता है रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। तो उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ में, लाइव शोज़ में एक बात बोली है कि उनका व्हाट्सएप में वो डिफरेंट टाइप्स के जो वो थ्रेड्स आते रही हैं, फिजिकल थ्रेड्स या उनकी फैमिली को थ्रेड्स या किसी भी प्रकार के थ्रेड्स। तो वो उन सब चीज़ों से सेफ्टी, कितनी सेफ्टी जो है वो पत्रकारों को प्रोवाइड करी जा रही है, या ऐसा तो नहीं कि सरकार उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रही है, क्योंकि वो पत्रकार सरकार के खिलाफ भी बात कर रहा है। जब सरकार की नीतियाँ अच्छी नहीं हैं तो उन नीतियों के खिलाफ बात कर रहा है। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए समझाने के लिए यहाँ पे रखा था रवीश कुमार का, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा इंडिकेटर्स कौन कौन से, ये 5 इंडिकेटर्स जो हैं वो काम करते हैं। चलिए जी, अब हम बात करेंगे इंडिया में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सेफ गार्ड करते हैं यहाँ की प्रेस की फ्रीडम को। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इंडिया में जो है वो सिचुएशन किस प्रकार की है मीडिया की। पर्टिकुलरली इंडिया में जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब जो प्रेस है, वो किस प्रकार की जो है वो उनको थ्रेट्स होते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है अभी, राइट। तो वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। देखो 2016 के बाद जब मैंने आपको एक बात बोली कि 2016 के बाद एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है हमें, ठीक है। तो क्यों मिला है, उसके क्या कारण है? देखो कुछ चीज़ें हमारे सामने जो आई है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो वायलेंस, जब मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें हो रही हैं, तो इंडिया इससे पीछे नहीं होगा, इंडिया में भी सेम होगी। वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट जो है, पत्रकारों के खिलाफ जो हिंसा है, काफ़ी सारे ऐसे पत्रकार जो हैं वो मारे भी गए हैं, काफ़ी सारे पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया गया, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर हमारा जो मीडिया है यहाँ का, यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं इंडिया में मीडिया की? मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है मीडिया, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड मीडिया हमारे इंडिया का सबसे बड़ी दिक्कत का कारण यही है, ठीक है। और आज की डेट में सभी को ये चीज़ मालूम है अच्छे से। इससे नेक्स्ट मैं बात करूं, जो मैंने बात करी थी कि मीडिया को कंट्रोल कौन कर रहा है, मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय सम ओलिगार्क्स। ओलिगार्क्स क्या होते हैं? ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस टाइकून होते हैं, और इनका क्या होता है, जो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा हैंड होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा हैंड होता है इनका, तो ऊपर तक पहुंच होती है, जिसको आप सही ऐसे नॉर्मल सेंस में कहते हो। तो ये क्या करते हैं, मीडिया हाउसेस को रन करते हैं, राइट, पैसा वगैरह लगाते हैं उसमें, या उनके ही मीडिया हाउसेस होते हैं, उनको खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और सरकार उनकी मिली भगत होगी। तुम देख देख के चलो, जैसे अब अडानी जी का नाम इसमें कई बार आता है, राइट, अंबानी का नाम कई बार उछल के आता है यहाँ पे। जो इंडिपेंडेंट चैनल है जो बात करते हैं, क्यों करते हैं आप सभी को पता है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस अभी नहीं करूँगा। तो वो ओलिगार्क्स हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हमारे इंडियन मीडिया में जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत दिखती है वो क्या है कि हमारा मीडिया टीआरपी बेस्ड होता जा रहा है डे बाय डे। टीआरपी बेस्ड रादर देन होना कैसा चाहिए, इन्फॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए किसी भी देश के मीडिया को, वही मीडिया अच्छा होता है। लेकिन हमारे देश का मीडिया कैसा हो रहा है? टीआरपी बेस्ड, टीआरपी चाहिए। और इसी का एग्जाम्पल क्या है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, सचिन सीमा का करवा चौथ, ठीक है, सचिन और सीमा हैदर का करवा चौथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि टीआरपी मिलेगी उससे। अगर तुम बात करोगे मणिपुर से, भाई उससे टीआरपी तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर तुमने सवाल पूछ लिया अनएम्प्लॉयमेंट का, तुम्हें टीआरपी नहीं मिलेगी। अब तुमने बात कर लिया एजुकेशन सिस्टम का, तुम्हें टीआरपी नहीं मिलेगी उतने, क्योंकि इंडियन इसमें मीडिया का कसूर भी नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे लोग देश के जो हैं वो उनको मसाला देखने की आदत बनी है। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल पे भी वो मसाला देखने में ही इच्छुक होते हैं। तो वही कारण है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया सचिन सीमा का ही दिखा रहा था, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, राइट। तो ये कुछ इंडियन मीडिया की जो मुझे लगता है कि इंडिया में जो कंसर्न्स हैं या इश्यूज़ हैं वो कुछ ये हैं, ये भी हमें समझना बड़े ज़रूरी हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं इन चीज़ों को, इन द सेंस की प्रेस की फ्रीडम को। तो
एक सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आती है, आप सभी को पता है इनका काम है कि मीडिया को सेफ गार्ड करना प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़े उनकी हेल्प करना और उनकी फ्रीडम का ध्यान रखना। फिर आता है पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। एक एक्ट भी था, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 का, ध्यान से सुनना इस बात को, 1978 का, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन करी गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, एनबीए, बेसिकली एक प्राइवेट है, राइट, और जितने भी प्राइवेट आपके टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स होते हैं ये उनकी एक एसोसिएशन है, और इसमें बेसिकली दे वर्क ऑन एथिक्स, यानी कि किस तरीके के कुछ एथिकल काम होना चाहिए, किस तरीके की मीडिया में एक या प्रेस में एक फ्रीडम जो है वो होनी चाहिए, राइट, ये उन पे काम करते हैं। फिर एक आता है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, राइट, और फिर लीगल सिस्टम। वही बात है, लीगल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस या सैंक्शंस वो लगाते हैं, या किस प्रकार की फ्रीडम वो दे के रखते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली हम बात करेंगे मेजर्स टू इम्प्रूव सिचुएशन, कि इंडिया में जो पर्टिकुलरली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से सिचुएशन को इम्प्रूव आप कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या स्टेप आप उठा सकते हो जिससे कि आप ये देखो कि जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसको प्रॉपर फ्रीडम मिल रही है। तो सबसे पहले कि चेंजेस इन लीगल सिस्टम, जो लीगल सिस्टम है उसमें भाई अगर कहीं कोई दिक्कत है आपके लॉ मेकिंग में या लॉ में, तो उसको चेंज करो, उसमें थोड़ी रियायत दो, या उनको मीडिया के पक्ष में ज़्यादा रखो ताकि वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दिक्कत के काम कर पाए। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि इंडिपेंडेंस होना बड़ी ज़रूरी है मीडिया के लिए। अगर कहीं ऐसा है कुछ कि किसी के अधीन वो मीडिया हाउस काम कर रहा है, तो वो चाहकर भी ट्रू सेंस में काम नहीं कर पाएगा, उसको कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म रखना पड़ेगा। तो अगर उन चीज़ों को दूर करना है, एक निष्पक्ष वाली पत्रकारिता चाहिए, तो ये चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फेवरेटिज्म वाली पत्रकारिता नहीं कर सकते, आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जो आपको पसंद है या जिससे एक सेक्शन का हित है, तो आप वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। आपको कोई भी मुद्दा है, कोई भी मैटर, चाहे सरकार का है चाहे जनता का, उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ हैंडल करना है और ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ लोगों तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना है। चौथी बात, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है मुद्दा कि जितने भी फिजिकल थ्रेट्स आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है परिवार को, उनसे जब तक जर्नलिस्ट जो पत्रकार होंगे वो सेफ नहीं फील करेंगे, वो किस तरीके से इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उदाहरण मैंने रविश कुमार का दिया, और भी बहुत सारे हैं हमारे देश के पत्रकार, जैसी सरकार से उनकी अनबन हुई उनको हटा दिया गया, अपने चैनल में से ड्रॉप कर दिया गया। अब वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर, बहुत अच्छे तरीके से काम उनका चल रहा है, कर रहे हैं वो काम, ठीक है। तो वो मेक श्योर करना बड़ी ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी। फिर एथिक्स इन जर्नलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो पत्रकारिता है उसमें बहुत कुछ एथिक्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी लिमिट क्या है बोलने की, आपको पता होना चाहिए कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया हो तो आपके रोल क्या है, आपके सोसाइटी में रोल क्या है, आपका बोला गया एक एक शब्द या दी गई एक एक इन्फॉर्मेशन लोगों पे किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो डालेगी या डालती है, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो इसके लिए एथिकल होना बड़ा ज़रूरी है मीडिया का, राइट। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, एथिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की डिबेट नहीं होनी चाहिए, जैसा कई बार इंडियन हमारे मीडिया में देखने को मिलती हैं चैनल्स पे, अजीब व गरीब प्रकार की चिल्लाना चीखना नॉनसेंस जो चलता है, वो वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर